क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? यास्मीन ने सहमे हुए अंदाज में पूछा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, नहीं, तुमसे क्या गलती हो सकती है? तुम तो बेहद सलीकेमंद और सुघड़ हो। तुम्हारे हाथों में तो इतनी लज्जत है कि जो भी तुम्हारे हाथ का पका हुआ कुछ खा ले उसके सामने जन्नत के मेवे भी फीके हो जाते हैं। क्या कहने हैं तुम्हारे? मैं ये पूछता हूँ, क्या तुम इससे खराब खाना नहीं बना सकती? यास्मीन हक्का-बक्का सी मेरी तरफ देखती रह गई। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू उमड़ आए थे, लेकिन मुझे उन आंसुओं की परवाह नहीं थी। मैं उन्हें नजरअंदाज करता हुआ अपने कमरे में चला गया। अब चाहे उस पर जो भी गुजर रही हो, मुझे उसकी परवाह नहीं थी। ये शादी के सिर्फ 2 महीने बाद की बात है। सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और मेरा ये रवैया हो गया था। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं कोई बदमिजाज या जालिम आदमी हूँ या मेरे सीने में दिल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं थी, इसकी वजह कुछ और ही थी। यास्मीन से मेरी शादी पसंद की नहीं थी। मेरा मतलब ये है कि शादी से पहले मैं उसको जानता भी नहीं था। मैंने उसको देखा भी नहीं था। इस दौर में इस किस्म की बातें बहुत हैरत अंगेज हुआ करती है। आजकल तो पसंद पहले होती है और शादी बाद में, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। मैंने उन दिनों अपनी स्टडी कंप्लीट की थी और घूमता फिर रहा था। मुलाजमत की कोई परेशानी इसलिए नहीं थी कि मेरे बाप का जमा जमाया कारोबार था और मैं उनकी इकलौती औलाद था, इसलिए वो कारोबार मुझी को संभालना था। मेरे स्टडी करने के बाद अब्बा ने एक दिन मुझसे कहा, शिराज, तुम अपनी स्टडी मुकम्मल कर चुके हो, ये मेरे लिए बहुत इत्मीनान की बात है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दफ्तर आना जाना शुरू कर दो ताकि तुम में भी कारोबार की सूझबूझ पैदा हो जाए, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम जरा घूम फिर लो, तफरीह करो, क्योंकि फिर बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और मैं पूरे देश की सैर को निकल गया। मैं अगर ये कहूँ कि मैं अपने जमाने के दूसरे लड़कों से बहुत अलग था तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। मेरी उम्र के नौजवान न जाने कितनी बार मोहब्बत कर चुके होते हैं, लेकिन न जाने क्यों मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हो सकी थी। मैं अगरचे सूरत शक्ल का भी बहुत अच्छा था, खाते पीते घराने से भी था, मेरे पास खुद अपनी गाड़ी भी हुआ करती थी, खुशमिजाज और नरम मिजाज भी था, उसके बावजूद इस किस्म का कोई इत्तेफाक मेरे साथ नहीं हो सका। किसी हसीना ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की, शायद मेरे हाथों की लकीरों में इस किस्म का कोई इशारा ही नहीं था। बहरहाल मैं जब 4 महीने बाद घूम फिर कर घर पहुंचा तो एक नई खबर मेरा इंतजार कर रही थी। अम्मी बहुत खुश हो रही थी। उसने मुझसे कहा, शिराज, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है। बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसके खानदान को जानती हूँ, बहुत शरीफ और खाते पीते लोग हैं। उस लड़की को खुदा ने हसीन सूरत के साथ साथ बेपनाह सलीका भी दिया है। उस दिन जब हम उनके यहाँ गए तो उसने अपने हाथों से खाना बनाया था। बस क्या बताऊं, कितना अच्छा जायका था उसके हाथों में, हम तो बस उंगलियां चाटते रह गए। मैंने कहा, अम्मी, आपने मेरे लिए बीवी देखी है या किसी बावर्चन का इंतजाम किया है? माँ ने कहा, अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मैं नहीं सुनूंगी। तुम अपने बाप का कारोबार संभालने वाले हो और मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले तुम्हारी शादी कर दी जाए। इस तरह यास्मीन से मेरी शादी हो गई। मैंने जब सुहागरात में यास्मीन को देखा तो देखता ही रह गया। वो वाकई एक खूबसूरत लड़की थी और मुझे अम्मी की पसंद पर गर्व होने लगा। उन्होंने मेरे लिए एक ऐसे हीरे को चुना था जो यकीनन लाखों में एक था। दूसरा दिन मेरी मसरूफियत का था, जबकि तीसरे दिन शहर के एक शानदार होटल में रिसेप्शन का इंतजाम किया गया था जिसमें मेरे सारे दोस्त थे। ऐसा लगता था जैसे मेरी शादी से मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको बहू बहुत अच्छी मिल गई थी। एक हफ्ता बहुत तेजी से गुजर गया, हम दावतें खाते रहे और इधर उधर आते जाते रहे। फिर अब्बा ने मुझसे कहा, शिराज, इससे पहले कि तुम कारोबारी उलझन में मसरूफ हो जाओ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम और यास्मीन बाहर कहीं हनीमून मना आओ, उसके बाद काम करते रहना, काम के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। मेरी जगह कोई और होता तो फौरन तैयार हो जाता, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप को मेरी इस हरकत पर हैरत हुई थी। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मैं किसी तौर पर राजी नहीं हुआ तो वो भी खामोश हो गए। कुछ दिनों के बाद अब्बा ने मुझसे कहा, बेटे, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं जिंदगी को इसी अंदाज से देखने का आदी हूँ जिस अंदाज की वो है। अब जमाना बहुत बदल गया है, हर शख्स की पसंद अलग होती है, उसका मिजाज अलग होता है। मैं आज के रुझान से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम भी बहुत फरमाबरदार हो और यास्मीन भी बहुत फरमाबरदार लड़की है, लेकिन समझदारी का तकाजा अब यही है कि तुम दोनों को अपने तौर पर जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाए और तुम दोनों को अलग कर दिया जाए। तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें जबरदस्ती अलग कर रहे हैं। मैंने तुम दोनों के लिए घर खरीद लिया है
और उसको डेकोरेट भी कर दिया गया है। अब तुम लोग उसमें शिफ्ट हो जाना। मैंने इस फैसले पर एतराज करने की बहुत कोशिश की, मैं ये हरगिज नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप के सामने मेरी एक भी नहीं चली। मैं शोर करता ही रह गया और हम दोनों को एक दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया गया। मेरे माँ बाप ने उस मकान की डेकोरेशन बिल्कुल मेरे हिसाब से की थी। मैं आम नौजवानों के उल्टा हल्के फुल्के रंगों को पसंद करता था, इसलिए उस मकान की हर चीज में मेरे मिजाज का ख्याल रखा गया था। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए खुशियाँ खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके थे क्योंकि अब मैं बहुत बदल चुका था और मेरी नर्ममिजाजी रुखसत हो चुकी थी। मैं चिड़चिड़ा हो गया था और जरा सी बात पर नाराज रहने लगा था। मैं यास्मीन की आंखों में हैरत पैदा कर रहा था। वो चाहे कुछ भी सोचती रहे, मुझे तो वही करना था जिसका मैं इरादा कर चुका था। मेरे घर में मुलाजिम भी थे और एक बावर्ची भी था जिसके हाथ का खाना बस ऐसा ही हुआ करता था। मैंने अपने अब्बा का कारोबार संभाल लिया था। अब मैं रोजाना दफ्तर जाता था और शाम को वापस आया करता। एक शाम मैं घर वापस आया तो यास्मीन बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसने कहा, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। मैं खुश हो गया था। मुझे अम्मी की बात याद आ गई थी कि यास्मीन के हाथों में इतना जायका है कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। उस रात डाइनिंग टेबल भी उसी ने सजाई थी। फिर जब मैं खाने बैठा तो पहले ही निवाले पर मेरा मुंह बिगड़ गया। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, ये क्या मजाक है? यास्मीन हैरान रह गई थी। क्यों, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने कहा, ये तुमने क्या खाना बनाया है? मैंने अपनी प्लेट एक तरफ खसका दी। इससे तो बेहतर है कि आदमी भूखा ही सो जाए। सुनो, जो काम तुम्हारे बस का नहीं है उसे मत किया करो। बावर्ची को ही खाना बनाने दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। शायद ये उसकी बहुत बड़ी तौहीन थी, लेकिन मुझे उसके आंसुओं की कहाँ परवाह थी। मैं बगैर खाए हुए मेज से उठ गया और उसी वक्त गाड़ी लेकर किसी होटल की तरफ रवाना हो गया ताकि अपने पेट की आग बुझा सकूं। मैं सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब उसके साथ मेरी जबान भी चलने लगी थी। मैं बात बात पर उसे झिड़क दिया करता, उसको बुरा भला कहने लगता। ऐसा महसूस होता जैसे मैं अजियत पसंद हो गया हूँ। मेरे मिजाज के इस बदलाव को मेरे नौकरों और घरवालों ने भी महसूस कर लिया था। घर वालों ने मुझे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं था। एक दिन यास्मीन बहुत उदास थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गहरी उदासी थी। वो मेरी तरफ देखती और अपनी गर्दन झुका लेती, लेकिन मैं उसकी कैफियत से बेनियाज अखबार पढ़ता रहा। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो यास्मीन, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि तुम मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन ये 100% दुरुस्त है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके नाजुक होंठ लरस कर रह गए थे। अब तुम ये सोच रही होगी कि ये कैसा इश्क है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता हूँ, तुम्हारे साथ गुस्से और अकड़पन से पेश आता रहता हूँ। लेकिन तुम यकीन करो कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। न जाने क्यों मैं ऐसा करने लगता हूँ, मैं इसका सबब नहीं बता सकता। हो सकता है ये कोई दिमागी बीमारी हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही दिन से मोहब्बत की है और तुम्हें अपनी जिंदगी और अपनी रूह का साथी बना लिया है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को ध्यान में भी नहीं ला सकता। अब मुझे सहारा देने के लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। उसने धीरे से पूछा, कैसा वादा? मैंने कहा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, कभी मुझे तन्हा नहीं रहने दोगी, हालात चाहे जैसे भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, मेरे पास वापस आ जाओगी। या हो गया है आपको ये? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपको क्यों छोड़ने लगी? अलबत्ता आप ही का रवैया कुछ अजीब है। मैंने कहा, मेरा यही रवैया रहेगा, तुम उसकी परवाह मत करो। वैसे मैं अपने आप पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। उसके बावजूद मैं तुमसे ये वादा लेना चाहता हूँ कि अगर कुछ हो जाए तो तुम उसका ख्याल नहीं करोगी और मेरे साथ ही रहोगी। मुझे जिंदगी भर तुम्हारे सहारे की जरूरत रहेगी। यास्मीन की समझ में मेरी बातें नहीं आ रही होंगी, इसीलिए वो बहुत हैरान थी। उसके सामने मेरा रवैया कुछ और था और उस वक्त की बातें कुछ और थी, इसलिए वो उलझ कर रह गई थी। और उस वक्त तो मैं खुद भी उलझा हुआ था। मैं ये फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है या सही। बहरहाल यास्मीन ने मुझसे वादा इस तरह किया कि आगे बढ़कर अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उस वक्त उसके हाथ को झटक देने की बहुत शदीद ख्वाहिश पैदा हुई थी, लेकिन मैंने उस ख्वाहिश को अपने काबू में रखा। उस दिन के बाद भी यास्मीन से मेरे रवैये में कोई तब्दीली कतई नहीं आई, बल्कि मैं और भी कड़वा होता चला गया। और एक दिन वही हुआ जो इस किस्म की बातों का होता है।
यानी उसके बाद फिर किसी और बात की जरूरत नहीं होती, सारी कहानी खत्म हो जाती है। मैंने एक दिन यास्मीन को तलाक दे दी, बहुत मामूली सी बात हुई थी। खुद मैंने ही उससे फरमाइश की थी कि रात का खाना अपने हाथों से तैयार करे, और जब उसने बहुत सी डिशेस बनाकर मेरे सामने रखी तो मैंने ऐब निकालना शुरू कर दिए। ये क्या बकवास है, ये तुम खाना बनाती हो, कौन खा सकता है इसको, तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि सलीके की चाय भी बना सको। खामखा अम्मी ने तुम्हारी तारीफ करके मेरे गले एक मुसीबत डाल दी है। तुम्हारी वजह से मेरी तो जिंदगी अजाब होकर रह गई है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें और अपने आप को इस कैद से रिहाई दे रहा हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उस पर यकीनन पहाड़ टूट पड़ा होगा, वो जमीन में उतर गई होगी, वो न जाने कितने हिस्सों में तकसीम हो गई होगी। उसके बेपनाह दुख का अंदाजा उसकी हालत से हो रहा था। वो पत्थर के बुत की तरह हो गई थी। वो पलके भी नहीं झपका रही थी, शायद सांसें भी नहीं ले रही होगी। जरा सी देर में, जरा सी बात पर उसकी दुनिया वीरान होकर रह गई थी। उसके पास सिवाय बुत बने रहने के और चारा भी क्या था। खुद मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। मेरे सीने में एक तीर पेवस्त हो गया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो यास्मीन, मैं ये नहीं सोच सकता था कि गुस्से में मेरी जबान से ऐसी बात निकल जाएगी। माफ कर दो मुझे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, वो बुरी तरह रो रही थी। क्या कह रहे हैं आप? आपको माफ कर दूं? अब ऐसी माफी का क्या फायदा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं खत्म हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और आज भी वही कह रहा हूँ। इसमें जरा बराबर भी झूठ नहीं है। और तुमने वादा किया था कि हालात चाहे जो भी हो तुम मेरा साथ दोगी और मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो ये वही मौका है, ये वही इम्तिहान है जो हमारे सरों पर आ गया है। वो गुस्से और रंज से कांपने लगी। ये सब क्या कह रहे हैं आप? आपको एहसास भी है कि आपने क्या कर दिया है? आपने मुझे छोड़ दिया है, तलाक दे दी है। इसके बाद मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं आपके लिए गैर हो चुकी हूँ, बिल्कुल ना महरम, अजनबी। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। मैंने कहा नहीं यास्मीन, कुछ भी नहीं हुआ। तुम हालात को समझने की कोशिश करो। अभी ये बात किसी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ हम दोनों जानते हैं। अभी ये राज है और ये हमेशा हमारे सीने में छुपा रहेगा। उसने कहा याद रखिए, अगर आपने मुझे छूने की भी कोशिश की तो ये एक नाजायज हरकत होगी और मैं इतने बड़े गुनाह का बोझ नहीं उठा सकती। आपको जो कुछ करना था वो आप कर चुके, अब शर्मिंदा होने से क्या फायदा? मैंने कहा क्या तुम यकीन करोगी यास्मीन कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो जानबूझकर नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कोई आसेप सवार हो गया हो और वो हम दोनों के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। वो एक बोझ की तरह मेरे दिल दिमाग पर सवार रहता था, और जिस लम्हे मैंने तलाक के अल्फाज जबान से अदा किए उसी वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बोझ खुद ब खुद उतर गया हो। मैं अपनी इस कैफियत का इससे ज्यादा इजहार नहीं कर सकता। तुम मेरी बात पर यकीन करो यास्मीन, खुदा के लिए अभी किसी को ना बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया है, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएंगे और मैं बेमौत मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी में तुम ना रही तो कुछ भी नहीं रहेगा। यास्मीन हैरत से मेरी तरफ देखती रह गई। मेरी हालत उसकी समझ से बाहर थी। कहाँ तो एक तरफ मैंने उसे तलाक दे दी थी और कहाँ मेरा ये हाल हो रहा था कि उसके बगैर सांस तक मुहाल हो गई हो। बिलाखिर हम दोनों के दरमियान यही तय पाया गया कि हम फिलहाल इस बारे में किसी को खबर नहीं देंगे। खुद मेरे माँ बाप भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और यास्मीन के माँ बाप की तो बात ही अलग थी। उनका ये ख्याल था कि उनकी लड़की फूलों के बिस्तर पर सो रही है, और जब उन्हें इस तल्ख हकीकत का पता चलता तो न जाने उनके दिलों पर क्या गुजर जाती। इसलिए मुनासिब यही था कि हम खामोश रहकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते रहें। उसके बाद मैंने भटकना शुरू कर दिया। एक अजीब सी तकलीफ मेरे वजूद में भर गई थी। मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो शायद किसी और के साथ हरगिज नहीं हुआ होगा। मैं कुछ और तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है कि मैं बहुत बुरी तरह टूट-फूट का शिकार हो चुका था। फिर एक दिन मैं इस मसले का हल लेकर यास्मीन के पास पहुंच गया। उस वाक़े के बाद हम दोनों कुछ इस तरह अलग हो गए थे कि एक ही घर में रहने के बावजूद हमारे कमरे अलग अलग थे। मैं उस वक्त रात घर वापस आता जब वो अपने कमरे में बंद हो चुकी होती। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए उससे कहा, सुनो यास्मीन, मैं बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने इस मसले का हल तलाश कर लिया है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बस यही एक रास्ता बचा है। यास्मीन ने धीरे से पूछा, वो क्या है? मैंने बताया हलाला, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
तुम्हें किसी और से निकाह करना पड़ेगा, तुम उसकी बीवी बनोगी, फिर जब वो तुम्हें तलाक देगा तो हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे। याद रखो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वो ये सुनकर तड़प उठी। क्या कह रहे हैं आप? क्या आपने औरत को खिलौना समझ रखा है कि जब जी चाहा उठाकर किसी और के हवाले कर दिया, फिर जब चाहा उसे अपने पास ले आए? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतने बड़े इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं गिड़गिड़ाने लगा। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो यास्मीन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हर वक्त तो तुम्हारा ध्यान रहता है। तुम्हें क्या मालूम कि मैं पागलों की तरह कहाँ भटकता रहता हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए सोचता रहता हूँ कि काश कोई ऐसा रास्ता निकल आए। और अब जाकर ये रास्ता निकला है। खुदा के लिए इनकार मत करो। इस इम्तिहान से गुजरने के बाद मेरी निगाहों में तुम्हारी बहुत कदर हो जाएगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहतराम करता रहूंगा। तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर गुजरूंगा जो तुम कहोगी। मैं अपनी खबीस फितरत को भी बदल दूंगा। तुम देख लेना कि मैं एक नया आदमी बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा। तुमको मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। यास्मीन तड़प रही थी, रो रही थी। उसके आसाब जवाब देते जा रहे थे और जब्त का दामन उसके हाथों से छूट गया था। जाहिर है वो किसी से शादी करे और वो शख्स उसको तलाक देकर जब उसे हलाला के लिए कायल कर रहा हो तो उसकी हालत क्या हो सकती है। वो एक शरीफ खानदान की शरीफ लड़की थी। उसने कभी ऐसी बातों की कल्पना भी नहीं की होगी। तलाक तक तो उसने बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन अब हलाला उसके बस का रोग नहीं था। उसने रोते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे बस से बाहर है। जब आपने मुझे छोड़ ही दिया है तो फिर मुझे क्यों अपनाना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं अपनी कैफियत बता चुका हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अब एक एक लम्हा मेरे लिए फांसी की तरह है। तुम मेरी कैफियत को समझने की कोशिश करो। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या हम अपने घर वालों को ये बता सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए हैं? खुद सोचो, क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकते हैं? हरगिज नहीं। तो फिर ऐसा काम क्यों ना किया जाए कि किसी को पता भी ना चले और हम फिर एक दूसरे के हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। यास्मीन ने पूछा, लेकिन ऐसा कौन मिलेगा जो इसके लिए राजी होगा? और क्या जरूरी है कि निकाह के बाद वो मुझे आजाद कर दे? मैंने कहा, मैं ये सब सोच चुका हूँ और इसका बंदोबस्त भी हो गया है। वो मेरा एक बहुत गहरा दोस्त है। कौन है, क्या है, तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शादी के दूसरे ही दिन वो तुम्हें तलाक दे देगा और इद्दत गुजार लेने के बाद तुम फिर मेरी हो जाओगी। यास्मीन के पास रजामंदी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। औरत भी बाज दफा इतनी मजबूर हो जाती है कि वो अपना अख्तियार खो बैठती है। उसके पास कुछ भी नहीं रहता। वो मर्द की जिद और अना के लिए अपना सब कुछ हार जाती है। वो लूट ली जाती है और कुछ बोल भी नहीं सकती। यास्मीन के पास भी बोलने और बहस करने के लिए कुछ नहीं था। उसको अब वही करना था जो मैं कह रहा था, इसलिए उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैंने इस काम के लिए किसको चुना है। और मैंने एक दिन अमजद से उसकी शादी कर दी। बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं उसकी शादी अपने हाथों से कर रहा था, जो मेरी बीवी थी, जिस पर मुझे पूरा इख्तियार हासिल था। ये भी तकदीर के उलट फेर हुआ करते हैं। यास्मीन मेरे ही घर से रुखसत होकर अमजद के साथ चली गई। मैंने ही इसका इंतजाम किया था। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन इतना जरूर यकीन है कि जो कुछ भी हो रहा होगा वो अच्छा नहीं हो रहा होगा। वो रात मेरे लिए इंतहाई तकलीफ और बेबसी की रात थी। पता नहीं जो कुछ हुआ वो गलत था या सही। कभी कभी हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर भी ले आते हैं कि इंसान अपने तौर पर कोई फैसला ही नहीं कर पाता। वो सिर्फ सोचता है और करवटें बदलता है, परेशान होता है। मीन चली गई। मैंने उस दिन मुलाजिम की भी छुट्टी कर दी थी। ये एहतियात इसलिए बरती गई थी कि किसी को भी इस बारे में कुछ ना मालूम हो सके। उस घर में सिवाय मेरे और वीरानियों के और कुछ भी नहीं था। मैंने यास्मीन से वादा किया था कि मैं दूसरी सुबह उसके पास पहुंच जाऊंगा और अमजद मेरे सामने उसको तलाक दे देगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसके पास गया ही नहीं, बल्कि अमजद को भी फोन नहीं किया। उन लोगों को जैसे भूल ही गया। बस इधर उधर भटकता रहा। आखिर ये सब क्या है? मैं ऐसा क्यों कर रहा था? मेरा रवैया इतना अजीब क्यों हो गया था? तो इसकी भी एक कहानी है। अगर वो कहानी बयान कर दी जाए तो शायद आप लोगों को मुझे समझने में आसानी हो जाएगी और आप ये फैसला कर सकेंगे कि मैंने गलत किया या सही। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक लड़का और एक लड़की है। एक मोहब्बत है जो उन दोनों के बीच परवरिश पा रही है, लेकिन दोनों इंतहाई खुददार और शरीफ है। वो अपनी मोहब्बत को तमाशा बनाने या उसका इजहार करने के कायल नहीं है। उसके बावजूद उनके दरमियान जो मोहब्बत है
वो इंतहाई शदीद है। ये मोहब्बत जुनून की कैफियत से गुजर रही है। उन दोनों के यहाँ राजदारी इतनी शदीद है कि दोनों अपने गहरे दोस्तों को भी नहीं बताते। अपनी मोहब्बत के राज को अपने सीने में पोशीदा रखे सुलग रहे हैं और जल रहे हैं। दोनों की मोहब्बत के दरमियान एक अनहोनी हो जाती है और ये उन्हें टुकड़े टुकड़े करके रख देती है। ये ऐसा वाकया है जो हर मोहब्बत करने वाले के साथ पेश आता है और वो अपनी जगह तड़प कर रह जाता है। मोहब्बत ये कहती है जो करना है कर डालो और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लो, और शराफत ये कहती है कि खामोश रहो, क्योंकि यही तो मोहब्बत का इम्तिहान है। इसी को तो सब्र कहते हैं। और दोनों अपनी मोहब्बत की आग को सीने में छुपाए खामोश रहते हैं। किसी को हल्का सा इशारा भी नहीं देते कि उन दोनों के दरमियान कैसी मोहब्बत थी और कैसा रिश्ता था। वो अनहोनी ये थी कि लड़की की शादी हो गई थी। ये शादी उसकी मर्जी की नहीं थी। वो तो उस लड़के को जानती भी नहीं थी, लेकिन जब माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया तो वो माँ बाप के सामने जबान नहीं खोल सकी, क्योंकि ये उसकी शराफत और फरमाबरदारी का तकाजा था। वो रोती रही, सुलगती रही, लेकिन दिल में जलने वाली आग का धुआं उसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। दूसरी तरफ उसके महबूब का भी यही हाल था। अगरचे मोहब्बत के लुट जाने के बाद वो खुद भी तबाह हो गया था, लेकिन उसने अपने राज में किसी को शामिल नहीं किया। उसने ये दुख भी बर्दाश्त कर लिया था। मेरा ख्याल है ये कहानी अब समझ में आ गई होगी। वो लड़की यास्मीन थी और वो लड़का अमजद था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मैं अमजद का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन ये राज खुद मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि अमजद ने अपनी मोहब्बत के इस राज की सख्त सुरक्षा की थी। और वो लड़का जिससे यास्मीन की शादी हुई वो मैं था। इस तरह ये तिकोन मुकम्मल हो गई थी। अमजद के मुझ पर बहुत एहसान थे, उसने मेरा बहुत साथ दिया था। शादी के बाद जब मुझे मालूम हुआ कि यास्मीन अमजद की मोहब्बत है तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हालांकि इस शादी में मेरा कोई हाथ नहीं था। ये रिश्ता मेरे माँ बाप ने तय किया था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने अमजद की खुशियाँ लूट ली हो। मेरी ही वजह से वो शरीफ आदमी बर्बाद हो गया है। अमजद ने अगरचे मुझसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं उसके दुखों की गहराई को जान चुका था, और ये मालूम हो जाने के बाद मैंने एक अनोखा फैसला कर लिया। शौहर की हैसियत से शायद ऐसा फैसला किसी ने भी ना किया हो। कौन अपनी बीवी का हाथ किसी और के हाथ में देता है, लेकिन ये मेरा इरादा था और मैंने अपने मंसूबे पर अमल भी करना शुरू कर दिया। मैं यास्मीन के साथ बुरा बर्ताव करने लगा ताकि वो मुझसे बदगुमान हो जाए, नाराज हो जाए, लेकिन वो खुदा की बंदी उफ भी नहीं करती थी। उसने बहुत बड़ा हौसला पाया था, वो बहुत ज़र्फ वाली थी। फिर मैंने एक और पॉलिसी अपनाई। एक तरफ तो मैं उससे बहुत बुरी तरह पेश आता रहा और दूसरी तरफ उसे ये भी यकीन दिलाता रहा कि मैं उसके बगैर तबाह हो जाऊंगा और मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगा, ताकि हलाला का जवाज पैदा हो सके। दूसरी तरफ जब मैंने यास्मीन को तलाक दे दी तो अमजद को इस बात पर राजी कर लिया कि वो हलाला के तौर पर यास्मीन को कबूल कर ले। मुझे अंदाजा है कि ये सब सुनकर उसके दिल पर क्या कुछ गुजर रही होगी। एक तो उसकी मोहब्बत उससे छीन ली गई, दूसरी तरफ वही मोहब्बत उसके हवाले भी की जा रही थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि एक रात के बाद वो वापस ले ली जाएगी। न जाने उसके दिल में कैसे कैसे तूफान उठ रहे होंगे, उसका क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अब मैं कभी इस मकसद से उसके पास नहीं जाऊंगा। मैंने मोहब्बत करने वाले दो दिलों को एक दूसरे से मिला दिया है और मैं ये समझता हूँ कि मेरा फर्ज पूरा हो गया है। मैंने दोस्ती और मोहब्बत दोनों का फर्ज अदा कर दिया है। मेरी दुआ है कि वो दोनों खुश रहे। उन दोनों ने एक दूसरे को हासिल कर लिया है, चाहे किसी भी तरीके से सही। मैं जानता था कि अगर मैंने यास्मीन को ये यकीन नहीं दिलाया होता कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगा और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, तो वो शायद कभी हलाला के लिए रजामंद नहीं होती। वो अपनी जिंदगी बस यूं ही गुजारे जाती, उदास और तन्हा। लेकिन इस कहानी में एक बात और भी है। मैंने शायद यास्मीन से झूठ नहीं बोला था। मैं उससे वाकई मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। वो इसी काबिल है और उसके हाथ में वाकई इतना जायका है कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद अगर कभी अमजद की तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ तो यास्मीन के हाथ का खाना खाने को मिल जाए, लेकिन मैं ये नहीं बता सकूंगा कि उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत हो रही होगी।